हाँ जी। फाइनली वेट इज़ ओवर। तो आज का टॉपिक है एयर पोल्यूशन। तो अपन सिविल इंजीनियर हैं तो इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। खैर, अभी ये तो हॉट टॉपिक हमेशा से रहा है। तो देखते हैं अपन एक एक करके पॉइंट्स जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं ही, साथ में अपन इंजीनियर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो इंटरव्यू में आजकल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। एक दो सवाल आ ही जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, इंटरव्यू स्क्रिप्ट। तो एयर पोल्यूशन के बारे में आज टॉपिक डिटेल्स से पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक कवर हो सकता है। जैसे यूपीएससी इस नोट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, जैसे कुछ टॉपिक यूपीएससी के जो यूपीएससी में जो आते हैं, यूपीएससी के सीएससी और ईएससी दोनों में है। अपन इंजीनियर्स हैं तो थोड़ा ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, और आरआरबी जेई में भी है, रेलवे वगैरह में भी आता है ये सब। तो एक एक करके उठाते हैं और समझते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे दिल्ली पोल्यूशन, जो हमेशा से इंटरव्यू का क्वेश्चन रहा है कि क्या कारण है दिल्ली में इतना पोल्यूशन इंडेक्स बढ़ने का। तो एक एक डिटेल से एक एक टॉपिक को करते हैं। अगर अपन बात करें हम कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पोल्यूशन कई टाइप्स के होते हैं। पोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो पोल्यूशन कई टाइप्स के कई टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे सॉइल में अगर हम करें तो वो सॉइल पोल्यूशन हो गया, सॉलिड में अगर पोल्यूशन हुआ तो सॉलिड पोल्यूशन हो गया। तो वैसे ही अगर एयर में पोल्यूशन हो रहा है तो अपन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज द presence of harmful substances, pollutants in the atmosphere, adversely affecting the human health, living organisms, and the environment. It can occur indoors or outdoor due to chemical, physical और biological agent. इसका क्या रीज़न है कि अगर कोई भी एयर पोल्यूशन ह्यूमन को हेल्थ को इम्पैक्ट करने लगे तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक जो है ना, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। चाहे चाहे वो केमिकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो बायोलॉजिकली, किसी भी तरीके से अगर ह्यूमन हेल्थ को अगर इम्पेक्ट करेगा, या फिर आसपास के रहने वाले सराउंडिंग में जो रहने वाले बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचाएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि एयर पोल्यूशन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और इसके बारे में अपन लोगों को जानना, इसको एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना एक इंजीनियर्स का काम होता है। तो देखिए कैसे इसको पहले डिटेल से समझते हैं कि एयर पोल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, और इसका टाइप्स क्या होता है, सोर्सेस क्या है, कहाँ से आते हैं, किन पॉइंट्सों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा इसको सॉल्व करते समय, इसको एलिमिनेट करते समय, क्या इसको कैसे मेजर करते हैं, इन सारी बातों को इसमें देखते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या होता है कि जो पॉल्यूशन करता है ना, जिस भी कंपोनेंट की वजह से पॉल्यूशन होता है उसको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, उसको अपन लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। पॉल्यूटेंट्स कई टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो गैसियस पॉल्यूटेंट हो सकता है, पार्टिकुलेट्स मैटर भी एक पॉल्यूटेंट्स हो सकता है, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर मैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बात करूँ तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स में क्या आ जाएगा, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक वाली जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम अपन लोग सीएफसी बोलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है कि एक प्रकार का, ऐसे समझिए कि छोटे छोटे कण
जो सांस लेने से यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस को अपन क्या करते हैं कि सांस लेते समय वो हमारे लंग्स में चला जाए। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है, तो वो भी एक एक प्रकार का क्या है कि एयर पॉल्यूटेंट्स है। जैसे पॉलन हो गया, सूट हो गया। और इनऑर्गेनिक में अगर बात करें तो मेटल और डस्ट। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं अगर लूँ तो क्या है ना कि ये सब इंडस्ट्री वेस्ट से आता है। जैसे आपने कोई घर बनाया और उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जब आप किसी घर को ख़त्म करते हो तो उसमें से बहुत सारी वेस्टेज होती है, वेस्टेज निकलती है। तो वो वेस्टेज निकलने से क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल्स अभी दिल्ली में एक ट्विन्स टावर को गिराया गया था। तो वो ए, एक बम ब्लास्टिंग था। तो ब्लास्टिंग के तरीक़ा से जब हुआ तो उसमें बहुत सारे डस्ट निकले, जो इन्वायरमेंट में वो पार्टिकल्स नीचे अर्थ पे आने में उसको सालों लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो भी एक प्रकार का क्या है, पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करेगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एलर्जेंस और पैथोजेंस अपन लोग जानते हैं कि जो वैसे माइक्रो जो जो क्या कर सकते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। मतलब पैथोजेंस एक प्रकार का डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जिससे डिजीज़ हो सकती है। एक तरीका और है, अगर मैं बात करूँ पॉल्यूटेंट्स को बांटने की, तो एक तरीका और है प्राइमरी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। यानी कि ये एक ऐसा समझिए कि इसको अ, समझने का तरीका है कि आप गैस के तरीका सॉलिड लिक्विड और गैस के तरीक़ा से समझना चाहते हैं, या फिर इसे प्राइमरी और सेकेंडरी तरीक़ा से समझना चाहते हैं, तो इसे हम समझते हैं क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से समझते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होता है जो डायरेक्टली इमिटेड होता है। यानी कि ये इसका जिसका सोर्स हमें नोन होता है कि ये कहाँ से इमिट हो रहा है और किस कारण से इमिट हो रहा है, डायरेक्टली अपन को नोन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का एग्जांपल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम लोग वॉक्स बोलते हैं, और पार्टिकुलेट मैटर। जिसको पार्टिकुलेट मैटर का एग्जांपल क्या हो गया, PM10, यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोमीटर, एंड PM2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर। अमोनिया, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC पहले कहाँ यूज होता था, CFC अपन के जो रेफ्रिजरेटर है उसमें पहले यूज होता था, लेकिन ग्रीन हाउस गैस होने के कारण इसे हटा दिया गया। बाद में चल के दूसरे किसी और चीज़ों से रिप्लेस किया गया। और नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मेट अपन देखेंगे। नेक्स्ट है क्या, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कैसे बनता है, ये केमिकल रिएक्शन से बनता है, डायरेक्टली नहीं बनता, ये केमिकल रिएक्शन से बनता है। फॉर एग्जांपल्स, अगर कोई सा भी हम ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स उठा लें और इसका रिएक्शन किसी मॉइस्चर के साथ यानी वाटर के साथ अगर हो, तब जाके बनाता है ये नाइट्रेट। आप इसे सोडियम, एक मिनट, आप इसे अच्छा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। इसको दूसरे वाले एग्जाम्पल से आप ले लो, इसको उठा लो आप सल्फ़र से, क्योंकि सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा कंसर्न पॉइंट रहा है। SO2 प्लस H2O, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। जब ये अ, जब ये क्या होता है कि किसी मॉइस्चर के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बनाता है H2SO4। और H2SO4 क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। वैसे ही नाइट्रिक एसिड, जो अभी एग्जाम्पल ले रहे थे, अगर NO2 अगर रिएक्शन किया H2O के साथ, तो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेगा।
ये भी क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। तो सभी क्या कर रहे हैं, इसमें सभी क्या कर रहे हैं, एक मॉइस्चर के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर यही पॉल्यूटेंट्स अगर प्रजेंट सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ तो इसी पॉल्यूटेंट्स का नाम हम रखते हैं, इसी पॉल्यूटेंट्स का नाम रखते हैं फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स। यानी कि अगर ये रिएक्शन अगर होने लगे किसके प्रेजेंस में, अगर ये रिएक्शन होने लगे सनलाइट के प्रेजेंस में होने लगे, तब ये जो H2SO4 बना, अब इसी चीज़ को अपन लोग बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स तो हैं ही, साथ में ये फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स भी है। इसका नाम हम फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे नॉक्स एक एग्जांपल है कि अगर इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, जिसको नॉक्स बोलते हैं, अगर आप H2O ये रिएक्शन किया और सनलाइट के प्रेजेंस में किया तो जनरली क्या होता है कि ये रिएक्शन करके नाइट्रेट बनाएगा फिर और पैन जैसे कंपाउंड को बनाएगा, जिसको हम लोग पेरोक्साइड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो जब ऐसी कंपाउंड्स बनाने लगता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो इसको फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। जब भी फोटोकेमिकल कंपाउंड्स दिमाग में आए तो समझिएगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। होप यहाँ तक क्लियर होगा। और सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है, अब समझते हैं सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन को। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन दो हो सकता है, या तो ये नेचुरली होगा और दूसरा क्या होगा कि आर्टिफिशियली होगा। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन में नेचुरल जो है वो उसमें क्या क्या हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन, डस्ट स्टॉर्म, वाइल्ड फायर्स, पॉलेंस। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वोल्केनिक इरप्शन से ये चीज़ें कैसे पॉल्यूटेंट्स हो जाती है। वोल्केनिक चीज़ें तो अर्थ के अंदर में है और मैं इसे नेचुरल पॉल्यूशन के रूप में लिख दिया हूँ। तो वो कैसे लिख दिया, तो क्या होता है ना कि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती है। फॉर एग्जांपल निकलती है नॉक्स, SOx, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे गैसेस निकलती है जो एक प्रकार का क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स भी है जिसको अपन ने पढ़ा है। तो इससे डायरेक्टली क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट्स मिलता है। तो ये क्या है ना कि ये एक प्रकार की, इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, डस्ट स्टॉर्म, वाइल्ड फायर्स और पोलेंस, ऐसी चीज़ों को हम रोक नहीं सकते। लेकिन अपन के पास क्या है कि अपन के हाथ में क्या है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, जिसको अपन लोग ने इसको तैयार किया है। ये क्या है कि मैन मेड है। मैन मेड मीन्स अपन लोगों ने, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैन मेड, जिसको लोगों ने बनाया है, मैन मेड। अब देखिए जो मेन सोर्सेस है जहाँ से हमारा एयर पॉल्यूटेंट्स हो जाता है, यानी एयर पॉल्यूशन होता है, तो उसमें से सबसे जो मेन है एक नंबर पे वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कहाँ से आती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, पावर प्लांट से और इंडस्ट्री से। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में आप कार यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, रेल यूज हो रहा है, एंड और क्या यूज हो रहा है, एयरवेज में जो पॉल्यूटेंट्स मिल रहा है। तो ये सारी क्या है कि इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से अपन को एयर पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं। पावर प्लांट्स भी एयर पॉल्यूटेंट्स जनरेट करते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री जनरेट करते हैं। तो ये क्या है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मेजर है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे इन्वायरमेंट को लगभग 62% इन्वायरमेंट जो एयर पोल्यूशन होता है वो सिर्फ
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उसमें से भी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से होता है। 62% ओनली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन हुआ है। सबसे मेन रीज़न क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए हमारे जो अ, मंत्री हैं, जिनका नाम नितिन गडकरी सर है, वो हमेशा ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। तो इसलिए करते हैं, उनको शौक नहीं चढ़ा कि चलो अपन डीजल वाली गाड़ियों को बंद करते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं हैं, वो इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्ट लगे हुए हैं, जिनके द्वारा हमको अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना मेरा धर्म है। अगर वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। और ब्लैक लिस्टेड हो गए बहुत सारे, जैसे कार्बन फुटप्रिंट वगैरह, ये सब सिस्टम होता है जो देश को मिलती है। खैर उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये सब टॉपिक जो है ना, वो मेन टॉपिक बनता है। तो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर से भी आता है, जैसे मीथेन, मीथेन फ्रॉम लाइव स्टॉक, अमोनिया फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, यहाँ से मिलता है। इंडस्ट्री इमिशन से भी आता है, जैसे फैक्ट्री रिलीजिंग नॉक्स, नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फर, एसओ एक्स का मतलब सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वॉक्स का मतलब वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सब क्या है कि इंडस्ट्री से मिलती है। नेक्स्ट क्या है? अर्बन एक्टिविटीज़। जो अर्बन एक्टिविटीज़ है, जैसे बायोमास बर्निंग हो गया, यूज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल क्या मतलब हुआ? सॉलिड फ्यूल्स का जो सॉलिड जिससे आग जलाते हैं आप, जो सॉलिड के रूप में है, वो सॉलिड फ्यूल्स कहलाता है। बायोमास, बायोमास बर्निंग भी एक इसका एग्जांपल है अर्बन एक्टिविटीज़ का। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट की, तो इम्पैक्ट क्या है? तो अभी तो इसे हम जनरली एक नॉर्मल वे में समझेंगे कि हाँ, एयर पोल्यूशन का इस ये प्रकार का डिजीज़ हो सकता है, अलग अलग प्रकार का डिजीज़ हो सकता है। फिर अपन को डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, क्या इम्पैक्ट है, उसको अपन देखते हैं। उस टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है। जैसे इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ, हेल्थ के अंदर में क्या है कि अपन जानते हैं कि एयर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो सबसे पहले डैमेज करता है। तो लोगों में जनरली जहाँ पे एयर को क्वालिटी इंडेक्स सही नहीं है, यानी जहाँ का एयर सही नहीं है, वहाँ पे अस्थमा, सीओपीडी, लंग्स इन्फेक्शन एंड लंग्स कैंसर, कैंसर तक भी होते हैं। और एक यूएसए में ऐसा हुआ था कि एयर पॉल्यूशन से लोग मारे गए थे। तो वो केस इसमें ऐड नहीं किया हूँ, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो वो जाके आप पढ़ सकते हैं कि क्या सीन था उसका। नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर इशूज़। कार्डियोवास्कुलर इशूज़ हो सकता है, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, हाइपरटेंशन, व्यक्ति हमेशा हाइपरटेंशन में रहेगा। और न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हो सकता है, यानी कि अगर वहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है तो वहाँ का आईक्यू लेवल, बंदे का जो सोचन शक्ति है ना, वो वही कम होने लगता है। वो सोच ही नहीं पाएगा सही से, स्ट्रेस में रहेगा हमेशा। ये सब ऐसी, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये सब डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ के बंदे का। जैसे आप जाओगे ना दिल्ली के बंदों में, दिल्ली एक अभी बहुत हॉट टॉपिक रहा है एयर पोल्यूशन को लेके। तो वहाँ पे माना जाता है कि दिल्ली के बंदों में जो 6 महीने साल भर रह गया वहाँ पे, तो उनका जो हमेशा स्ट्रेन में ही जीते हैं, या तो हमेशा बॉडी में पेन रहेगा, बॉडी में स्ट्रेन रहता है, तो ऐसी चीज़ें, हाइपरटेंशन, ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है। तो माना जाता है कि वहाँ के बंदों में भी है। ठीक है, अब देखते हैं अगर नेक्स्ट क्या है। उसके बाद क्या है कि पेरीनेटल हेल्थ, इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सीन क्या होता है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का एयर क्वालिटी इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता है, ऐसे समझो कि जो वैल्यू बढ़ेगा, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स का वैल्यू अगर ठीक नहीं है, अगर ख़राब चल रहा है, तो
जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनका प्रेगनेंसी ख़राब हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि टाइम से बच्चे जितने टाइम टाइम में उनको जन्म देना है बच्चों को, उससे पहले या फिर लेट भी हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है एयर पॉल्यूशन के कारण। अगर मैं ग्लोबल की बात करूँ कि ग्लोबल मोर्टेलिटी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मतलब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा समझते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पैक्ट रहा है पहले से। तो लगभग माना जाता है कि 7 मिलियन पीपल का प्री मैच्योर डेथ हो जाता है। और एनुअली ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, यानी कि एक साल में लगभग 7 मिलियन लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन से मर जा रहे हैं। ये सीन है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद क्या है कि आउटडोर एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द fossil fuels use alone accounts for 3.61 मिलियन डेथ ईयरली। यानी कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स जो हम अपन लोग गाड़ियों से जनरेट करते हैं, कार से जनरेट करते हैं, उससे उससे सिर्फ 3.61 मिलियन लोगों की डेथ हो जा रही है पूरे वर्ल्ड में। उसके नेक्स्ट की बात करूँ मैं तो फाइन पार्टिकुलेट मैटर, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, उससे डेथ होने वाले की संख्या पूरे वर्ल्ड में 2.1 मिलियन है। ये भी कुछ कम संख्या नहीं है। एंथ्रोपोजेनिक ओजोन का मतलब होता है कि जिससे ऐसा ओजोन जिसको अपन लोगों ने तैयार किया। ओजोन भी एक प्रकार का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, तो इसे अपन लोगों ने तैयार किया है पॉल्यूटेंट्स बनाकर। और ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग में 470,000 डेथ एनुअली। यानी एक साल में 470,000 लोगों की मौत सिर्फ सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक ओजोन पॉल्यूशन से हो जाता है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैडमेड। ओजोन एक प्रकार का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है और ये कंट्रीब्यूट करता है इस संख्या में। यानी कि पूरे वर्ल्ड की स्थिति ठीक नहीं है। इससे ये देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड की स्थिति ठीक नहीं है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में ये और बढ़ता चला जाएगा और इसे कम करना ज़रूरी है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ऑन इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट पे क्या, पहले तो अपन ने वर्ल्ड के बारे में बताया कि वर्ल्ड में क्या क्या सीन है। उसके बाद अपन बता रहे हैं आपको कि इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इसका। अगर इन इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूटेंट की संख्या बढ़ती रही तो क्या होगा। तो इसका सबसे मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। ये सबसे पहले जो मेन कंसर्न रहेगा वो क्लाइमेट चेंज का रहेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाएगा, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, CH4 ट्रैप हीट कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग करेगा। यानी देखो, एक तो समस्या एयर पॉल्यूशन का है। वर्ल्ड ये भी बात से, साइंटिस्ट ये भी बात से टेंशन में है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप ऐसे सोचो कि अपन लोग के जो मेच्योर पर्सन है वो क्या बोलते हैं कि पहले अच्छी खासी ठंड पड़ती थी, अब वो ठंड नहीं लग रही है। रीज़न क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और आईपीसीसी का रिपोर्ट बोलता है कि 2015 तक अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर जो प्रोसेस अभी चल रहा है अगर वो चलता रहा तो 1.5 डिग्री, अप्रॉक्स में 1.5 डिग्री सेल्सियस पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि जहाँ पे टेम्परेचर 47 जाती है वो टेम्परेचर 48.5, यानी एवरेज बताया जा रहा है कि कहीं जो टेम्परेचर हो सकता है कहीं 5 डिग्री बढ़ जाए, कहीं 2 डिग्री बढ़े, कहीं 3 डिग्री बढ़े, कहीं 1 डिग्री बढ़े, कहीं माइनस में जहाँ पे टेम्परेचर है वहाँ पे 1-2 डिग्री बढ़े। तो ये कंपनसेट होके 1.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेट में टेम्परेचर बढ़ने का, यानी ये बात हुआ कि कई सारे देश डूब जाएंगे ऐसे में। अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसे में तो कई सारे देश डूब जाएंगे, ग्लेशियर पिघलेगा, फ्लड आएगा जिसका कोई कंट्रोल नहीं है अपन ह्यूमंस के पास। तो ये क्या है ना कि ये भी सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो क्लाइमेट चेंज तो है ही इन्वायरमेंट के लिए इम्पैक्ट। तो एयर पॉल्यूशन होने से क्लाइमेट चेंज भी होता है, हीट ट्रैप होता है और दिन पर दिन आप देखते जा रहे हो गर्मी बढ़ती जा रही हो। तो इसका रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है कि जब बरसात होती है, वर्षा होती है तो जो
वर्षा की बूंदें होती हैं वो एयर के अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स है। जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट, ये सब क्या करता है, इससे इससे वो मिल जाता है, रिएक्शन कर लेता है, अपने अपनी तरफ ट्रैप कर लेता है, अपने ड्रॉपलेट्स के तरफ ट्रैप कर लेता है। और वो एक प्रकार का, जैसे एसिडिक रेन का वैल्यू जो सुनते थे प्योर वाटर होना चाहिए, प्योर वाटर मीन्स इसकी पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए, पीएच वैल्यू घट के लगभग 5.6 के आसपास आ जाती है। यानी कि अगर लेस देन 5.6 से कम हुआ पीएच का वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू अगर 5.6 से कम हो गया तो अपन बोलते हैं कि ये एसिड रेन काउंट होगा, यानी कि वो वर्षा नहीं होगी, वो एसिड रेन कहलाएगा। क्लियर है बातें? होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ओजोन का लेयर जो है ना वो डिप्लीट होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। जैसे जैसे ओजोन जो लेयर है वो ऐसे समझो कि ओजोन अपन से ये जो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऊपर जैसे जाओगे तो एक लेयर मिलती है। फिक्स ये डेटा फिक्स नहीं है कि 12 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर पे ही मिलेगा, लेकिन एक रफ डेटा बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है कि एक लेयर मिलती है, वो लेयर ओजोन का होता है। और ये ओजोन का लेयर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो लेयर घटता जा रहा है, और घटेगा तो अल्ट्रा वायलेट रे का इफ़ेक्ट अपन लोगों के डायरेक्टली हेल्थ पे पड़ेगा, जिससे जिससे आप ऐसे समझो कि स्किन कैंसर होने का संभावना है। यानी कि साउथ अफ्रीका जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, ओजोन का लेयर सही नहीं है, तो वहाँ पर स्किन कैंसर होने का संभावना रहता है। यानी कि अगर अपन ने ओजोन लेयर को सही से नहीं बचाया तो स्किन अल्ट्रा वायलेट रे अपन को डायरेक्टली हिट करेगा बॉडी पे, और उससे क्या होगा कि स्किन कैंसर होने का संभावना रहता है। और सबसे बात यह है कि इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप दूसरा कोई इतनी जल्दी कुछ है ही नहीं कि इन चीज़ों को कि आप जल्दी से जल्दी इसे सही कर लें। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस भी एक ऐसे समझो कि बायोडाइवर्सिटी एक सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें रह रही है, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, सभी सभी चीज़ें जब एक जगह पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और ये क्या होगा कि उस हैबिटेट का लॉस हो जाएगा। हैबिटेट का मतलब होता है कि वहाँ रहने वाले प्रजाति की समाप्ति हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि पहले डायनासोर पाए जाते थे, अब नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है कि उसका हैबिटेट का लॉस हो गया। अपन लोग डायनासोर के बारे में सिर्फ बुक में पढ़ते हैं, और ना तो अपन ने देखा है ना हमारे पूर्वजों ने देखा है। बहुत पहले के पूर्वजों ने देखा होगा, शायद 30,000 साल पहले माना जाता है ख़त्म हो गया। तो रीज़न क्या है कि उनका लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ? बहुत सारे रीज़न हैं, तो उसमें से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा अगर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो। क्योंकि बहुत सारे फ्लड आएंगे, बहुत सारी प्रजातियाँ ख़त्म हो जाएगी। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखने को है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। जब हम जानते हैं कि हिस्ट्री में पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगा, कि हड़प्पा सभ्यता का लॉस माना जाता है कि जो इसी बहुत सारे नेचुरल चीज़ों से ही हुई है। हैबिटेशन वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें माना जाता है कि हुआ है जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का लॉस हो गया। नहीं तो अपन उन चीज़ों को भी जान रहे होते, पुरानी चीज़ों को भी जान रहे होते अपन, लेकिन वो माना जाता है कि वो नहीं रहा, कई सारे लेयर में दब गए। फ्लड वगैरह और भूकंप यानी कि अर्थक्वेक आया और सारे दब गए अंदर में। तो लेयर लेयर में पाया जाता है, तो देखने को मिलता है ऐसी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करूँ, मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या क्या इसमें इकोनॉमिक पे क्या कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा, तो वेलफेयर लॉसेस होगा। अपन जानते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल वेलफेयर वेलफेयर फाउंडेशन चलती है, जो हमारे हैबिटेट लॉस को बचाने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। तो उनका लॉस होगा। तो वेलफेयर लॉसेस फ्रॉम द एयर पोल्यूशन अमाउंट
415 लाख करोड़, थोड़ा इस पे ध्यान देना कि 415 लाख करोड़ पर ईयर ग्लोबली, ग्लोबली वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक 415 लाख करोड़ रुपए इस बात पे खर्च करती है कि ग्लोबली हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। और ये डेटा अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ आज, तो ये कल और बढ़ेगी। इंक्लूड्स कॉस्ट फ्रॉम द प्री मेच्योर डेथ, हेल्थ और लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। यानी क्या होता है कि इनको प्री मेच्योर डेथ के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर इन वर्ल्ड बैंक को और पैसे देना पड़ेगा, इन चीज़ों में खर्च करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में, जो पूरे वर्ल्ड के लिए, क्या पूरे वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को हार्म करेगा और कहीं ना कहीं हर देश को प्रभावित करेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर देश को। और इसलिए क्या करते हैं कि अभी क्या सिस्टम है कि कार्बन फुटप्रिंट एक वर्ड बनाया जाता है, देश को दिया जाता है। टेक्निकल टॉपिक है थोड़ा सा, मैं ऐसे ही बोल देना चाहता हूँ कि कार्बन फुटप्रिंट दिया जाता है, देशों को दिया जाता है, अलग अलग देशों को दिया जाता है। और उसका एक लिमिटेशन, एक क्राइटेरिया होता है कि कौन से देश का कितना कार्बन फुटप्रिंट है, यानी कौन सा देश कितना कार्बन को जनरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। और जिस देश का कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम रहेगा वो अच्छी बात होती है, और ज़्यादा है तो वो सही नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अपन समझते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कैसे करते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स हैं और नहीं भी हैं तब भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अपन को ये तो समझ में आए कि कितने पे कितना सही है। तो एयर क्वालिटी को मेज़र करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है। क्या बनाया गया? एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और स्टैंडर्डाइज्ड इंडेक्स टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल एयर क्वालिटी बेस्ड ऑन द पॉल्यूटेंट्स कंसंट्रेशन। यानी कि हवा में कितनी पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन है, मात्रा है, उसके अनुसार से एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है। कैटेगरी इंडिया में अगर देखें, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कौन सी कैटेगरी अगर एयर क्वालिटी का है तो अच्छा है, और कौन से क्वालिटी का है तो वो बहुत ही ख़राब है। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर रेंज 0 से 50 के बीच में है तो ये गुड, मतलब ठीक है, मिनिमल इम्पैक्ट होगा, इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा हेल्थ के ऊपर। लेकिन अगर वहीं इसका वैल्यू अगर 51 से लेकर 100 तक का है तो ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है। सेटिस्फैक्ट्री मीन्स वहाँ पर रहा जा सकता है, ठीक है, चलने लायक है, चलेगा। जैसे माइनर डिस्कम्फर्ट होगा फॉर द सेंसिटिव पीपुल, यानी कि होता है ना सेंसिटिव पीपुल की, जो व्यक्ति को थोड़ा सा सांस की दिक्कत हो, वैसे व्यक्ति को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस जगह पे। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 100 से 200 के बीच में, यानी 101 से 200 के बीच में, तो ये मॉडरेट माना जाएगा। यानी कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होगा, और सेंसिटिव पीपल के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ 200 से 300 के को लेकर, तो इसमें ये माना जाता है कि 201 से लेकर 300 के बीच में ये पुअर क्वालिटी इंडेक्स है। यानी कि यहाँ का पुअर क्वालिटी एयर रहने लायक नहीं है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ही, मोस्ट ऑफ द पीपुल यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्रीदिंग की समस्या है, सांस लेने की समस्या से प्रभावित हो जाएंगे। अगर 301 से लेकर 400 के बीच में है तो वेरी पुअर है, मतलब बहुत ही ख़राब है। और इसमें हेल्थ रिस्क सभी को हो सकता है, इसमें कोई बचने वाला नहीं है, सभी को कुछ ना कुछ होगा ही हेल्थ से रिलेटेड। यानी एयर पॉल्यूशन जो भी करा सकता है, रिस्क करा सकता है, वो होगा ही। नेक्स्ट क्या है कि 401 से लेके 500 के बीच में ये सीवियर कंडीशन है, कि ये सीवियर है, यानी कि होना ही नहीं चाहिए। 500 इज़ द मैक्सिमम एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी 500 से ज़्यादा क्वालिटी इंडेक्स होता ही नहीं है। और ये सीरियस हेल्थ इफ़ेक्ट कराएगा पॉपुलेशन, यानी कि पूरी जितनी पॉपुलेशन है वो सबको कुछ ना कुछ होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्थ का इशू रहेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं क्या कि स्टैंडर्ड्स फॉर एयर क्वालिटी। जैसे अगर मैं रेंज की बात कर लूँ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है स्टैंडर्ड्स फॉर
एयर क्वालिटी। जैसे अगर PM10 ये एक प्रकार का पॉल्यूटेंट्स है, अगर कहीं किसी इन्वायरमेंट में PM10 है तो उसमें माना जाएगा कि वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब जगह में वो 5 माइक्रोग्राम फैला होगा एनुअली, यानी इतना पॉल्यूटेंट्स होगा, ऐसा माना जाता है। फिर क्या होगा कि 24 आवर में ये जनरेट होने की जो संभावना है, ये संभावना कितनी है, 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी इतने जगह में, अगर ये मान लो जगह 1 मीटर क्यूब का है तो इस जगह में 15 माइक्रोग्राम 24 आवर में जनरेट होने की संभावना रहती है। फिर क्या है, PM10 सेम 15 माइक्रोग्राम एनुअली है और 45 माइक्रोग्राम 24 आवर में है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जो इंडिया इसको कैसे देखता है, तो इंडिया के लिए पहले तो जानते हैं कि इंडिया में कौन ऐसा संस्था है, यानी कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसको संभालता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के लिए है, और दूसरा इंडिया में है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, जिसको हम लोग नेक्स के नाम से जानते हैं। इंडिया में नेक्स काम करती है। तो PM 2. जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, इंडिया में माना जाता है कि ये इंडिया में 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एक साल में जनरेट होता है। एक जगह, यानी क्या मतलब हुआ कि एक जगह में, एक पार्टिकुलर जगह में, 1 मीटर क्यूब जगह में एक साल में 40 माइक्रोग्राम जनरेट होता है, जबकि 24 आवर में ये 60 माइक्रोग्राम जनरेट होता है, सबसे ज़्यादा है। PM10 60 यानी 60 और 100 जनरेट होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जो मैंने बोला था कि एक प्रकार का प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स है, वो 50 माइक्रोग्राम जनरेट होता है, और NO2 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जनरेट होता है। अगर मैं बात करूँ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें जो मैंने इंक्लूड कर दिया है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट, एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट क्या किसको बोलते हैं, तो एरिया विथ हाई इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स लीडिंग टू द इंक्रीज हेल्थ रिस्क स्पेशली इन द डेंसली पॉल्यूटेड अर्बन एरिया, यानी कि जहाँ का एरिया कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स हॉटस्पॉट। सॉरी, इसको बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स हॉटस्पॉट। और इसका सोर्स क्या है, सोर्स दो प्रकार का सोर्स हो सकता है। पहला स्टेशनरी यानी रुका हुआ सोर्स हो सकता है, जो फिक्स सोर्स हो, जैसे फिक्स सोर्स में इंडस्ट्री फैसिलिटीज़ हो जाएगा। और मोबाइल सोर्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे हो, उसका एग्जांपल है व्हीकल्स, जो गाड़ियों से निकलती है डीजल पेट्रोल से जो पॉल्यूशन निकलता है, वो एक सोर्स हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो इंडिया में कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर एयर क्वालिटी ख़राब चल रहा है, सही नहीं है। तो एक नंबर पे आता है दिल्ली NCR। इंडिया में एक नंबर पे क्या आता है, दिल्ली NCR। इसका सोर्स क्या है, वेहिकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और इसके बारे में तो डिटेल से ही पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैंने इसको रख दिया है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, क्रॉप स्टबल बर्निंग, सीजनल यानी कि जो पराली जिसको बोलते हैं अपन, तो वो भी एक रीज़न है यहाँ पर। पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे क्या निकलता है, दिल्ली NCR का जो पॉल्यूटेंट्स है उसमें क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं, PM 2.5, PM10, ये PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोमीटर का। तो ये पार्टिकल्स पाया जाता है दिल्ली में, ये भी पार्टिकल्स हैं। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलग अलग फॉर्मेट, सल्फर डाइऑक्साइड है, जबकि ये दोनों क्या है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। इसका इम्पेक्ट क्या हो रहा है, हाई लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेगा क्या, सांसों से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड यहाँ पर डिजीज़ देखने को मिलता है, यानी कि दिल्ली में रहने वाले पीपल को ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलता है। रेगुलर स्मोक एपिसोड्स ड्यूरिंग विंटर,
यानी कि विंटर में भी स्मॉग का फॉग का होना, ये भी एक इम्पैक्ट जनक बात होती है। खैर नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से रख दिया है। दूसरा जो जगह है उसका नाम है कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर का दूसरा, ये भी इंडस्ट्रियल इमिशन से आता है। फ्रॉम द लेदर, यहाँ पे लेदर और टेक्सटाइल की बिजनेस चलती है। तो ये एक रीजन हो सकता है जहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे पॉल्यूशन होने का संभावना ज़्यादा रहता है। वेहिकुलर एमिशन यहाँ पे गाड़ियों से भी आती है। यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से मिलते हैं, PM2.5, PM और हेवी मेटल्स यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि लेदर से और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे मेटल से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा एयर में रिलीज होती है। अगर रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन द पास्ट, मतलब ये कानपुर पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूटेड सिटी रह चुका है, ये समझते हैं। ये भी बात को बताता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की बात करें, तीसरा जो जगह है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है। इंक्रीज वेहिकुलर इमिशन, यानी कि ये भी इमिशन से गाड़ियों से निकलता है। ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट एंड बायोमास, यहाँ पे बायोमास का भी एक रीजन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, सीवियर एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन अफेक्टिंग द टूरिज्म एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि यहाँ पर गैदरिंग क्या रहा है, इम्पैक्ट क्या रहा है कि ये सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स, डिग्रेडेशन का मतलब होता है घटना, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स घटता रहा है और टूरिज्म और पब्लिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है इन चीज़ों, ऐसी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्या है कि मुंबई महाराष्ट्र, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, तो इसका रीज़न क्या है, वेहिकुलर इमिशन और पोर्ट्स इंडस्ट्री जोन्स भी है। मुंबई ऐसे भी समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पे पोर्ट्स है। पोर्ट्स यानी कि जहाँ पे जहाज़, पानी वाली जहाज़, बोट जो है आके रुकती है और वहाँ पे अपनी मटेरियल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करते हैं, यानी कि उतारने और चढ़ाने वाला काम करती है। खैर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी रहा है महाराष्ट्र में। और भी जोन्स हैं, जैसे कोलकाता जोन है वेस्ट बंगाल के अंदर, चेन्नई है, बेंगलुरु है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तो ये मैंने कुछ जोन, और सारे जोन भी हैं, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। तो ये और सारे जोन भी हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स दिए गए हैं आपको, जो मैंने समझा कि थोड़ा सा मैं यूज टू करा दूँ इन टॉपिक के बारे में, कि कौन सा स्टेट, किस स्टेट और कौन से सिटी हॉटस्पॉट रहा है या अभी भी है बना हुआ। तो उसके बारे में मैंने 8 टॉपिक को रख दिया है। अगर मैं कंट्रोल मेजर की बात करूँ कि एयर क्वालिटी कंट्रोल क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है। अपन इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स को एक एयर पोल्यूशन में तो पढ़ना ही है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, डिवाइसेस पढ़ना है कि उसको कम कैसे किया जा सकता है। हालांकि 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एयर ऐसी चीज़ें हैं ना, एयर इंजीनियर्स का भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कहीं कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। इस पे अभी भी रिसर्च जारी है, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट लगे पड़े हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि कई सारे देशों में क्या करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, लेकिन उससे फ्लड आने की भी संभावना रहती है। क्या पता आपने ज़्यादा मात्रा में दे दिया, वो नेचुरल चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट में क्या कुछ ज़्यादा ही वाटर बना लिया और फ्लड आने की संभावना रहती है। जैसे पिछले बार अब एक देश डूबा था। तो इसका एक रीज़न है। कंट्रोल डिवाइसेस क्या है, कम कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपिटेटर लगा सकते हैं। उसके बाद बैग हाउस फिल्टर लगा सकते हैं। स्क्रूबर फॉर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, ये सब क्या है, डिवाइसेस है, इसको कम करने के लिए लगा सकते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर है इन व्हीकल्स टू रिड्यूस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2। माना जाता है कि ये जो एयर पॉल्यूशन हुआ है, ऐसे समझिए कि ये अर्थ का जो एयर पॉल्यूशन है उसमें से 59 पॉइंट जो एयर पॉल्यूशन हुआ है वो सिर्फ हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। यानी कि अलग अलग गैसें हो सकती हैं, कि अलग अलग गैसें जैसे NO2, ये अलग अलग गैसें हो सकती हैं
जो कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उसमें से भी जो 59.9% जो एयर पोल्यूशन हुआ है वो सिर्फ किसके वजह से हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुआ है। तो हम कार्बन मोनो इसलिए तो हमेशा की तरह कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने का काम कर रहे हैं। कुछ भी करो, अपन को कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के इमिशन को कम करो और ड्रास्टिकली कम करो। यानी कि कम करना मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा कम करने से हो जाएगा, ड्रास्टिकली कम करो, यानी अगर अर्थ को सेफ रखना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्या है कि आप दूसरा कंट्रोल इसका मेजर्स क्या हो सकता है कि अपन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े, सोलर सिस्टम पे जाए, सोलर सिस्टम की तरफ मूव ऑन हो जाए, विंड की तरफ, हाइड्रो पावर टू रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंस, यानी कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करें। अभी सबसे ज़्यादा काम जो हो रही है पूरे वर्ल्ड में, कहीं काम चल रहा है तो इस पे चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन व्हीकल, जो अपन नितिन गडकरी साहब हैं वो हाइड्रोजन व्हीकल की बात करते हैं कि अपन इंडिया में हाइड्रोजन वाले व्हीकल लाएंगे, व्हीकल्स चलाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें बात क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसी बात क्यों करनी पड़ रही है, ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी देशों के ऊपर एक एक्ट काम करता है। अगर आपने एयर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं किया, अपन का कंट्री ऐसे भी डेवलपिंग स्टेज में है। डेवलपिंग स्टेज मीन्स कि अभी डेवलप नहीं है, अमेरिका जैसे डेवलप नहीं है, उसमें एक्ट लगेगा नहीं लगेगा दैट्स द अदर मैटर। अपन के यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स ना चाहते हुए भी पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ही नहीं, बहुत सारे पॉल्यूशन, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, यानी पॉल्यूशन सॉइल में हो, वाटर में हो, एयर में हो, ये सब होगा, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों होगा? क्योंकि अपन का कंट्री डेवलपिंग है। डेवलपिंग कंट्री में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसमें वेस्ट निकलेगा। तो बहुत सारी अभी चीज़ें डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलपिंग कंट्री है, उसमें एयर पोल्यूशन होने की संभावना है और इसको कम करने का हम कम कर सकते हैं। जैसे व्हीकल को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाकर, सोलर सिस्टम पे आधारित होकर, जैसे बहुत सारे बहुत सारे अभी चलाए गए हैं, योजना चलाया गया है सरकार के द्वारा, ताकि आप सोलर सिस्टम लगवाएं, कुछ सब्सिडी पैसा मिलती है। उसका मुझे नाम याद नहीं है, आप इंटरनेट पे सर्च करना, जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया है, जिसमें सोलर सिस्टम लगाने पे सब्सिडी मिलती है। आप भी लगवा सकते हैं अपने छतों घरों के ऊपर, और उसमें सरकार सहायता करती है कि आप सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ें और ग्रीन एनर्जी की तरफ, ऐसी चीज़ों पे मूव ऑन हो जाएं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ग्रीन एनर्जी की और ऐसी चीज़ों की। सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी खुद इंडिया में मैन मेड नहीं होता, मतलब इंडिया के लोग अभी बना नहीं रहे हैं, कहीं दूसरे देश से यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इस पे काम चल रही है, और शायद टेक्नोलॉजी जब तक आए तब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमें लगता है कि इन साइंटिस्टों को लगता है, अकॉर्डिंग टू नैक्स बोलते हैं कि अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारा देश तो ऐसे ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, यानी कि अलग लिस्टों में चला जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट्स की समस्या रहेगी, तो सारे देश मिलकर दबाव बनाएंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या करते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि पॉलिसी मेजर्स की, तो पॉलिसी मेजर में क्या क्या है देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीन एयर एक्ट, यानी कि क्लीन एयर एक्ट को लागू करना। सेटिंग पॉलिसी मेजर्स का मतलब हुआ कि आप इन चीज़ों को लेके क्या क्या ऐसी स्टेप उठा सकते हैं जो इस इन्वायरमेंट को सेफ रखने का काम करे। सेटिंग द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो सेटिंग द इमिशन स्टैंडर्ड्स, जैसे भारत स्टेज 6 नॉर्म्स इन इंडिया। अभी भारत 6 नॉर्म्स में ही खरी। आप बोलोगे भारत 6 नॉर्म्स क्या होता है, तो अपन क्या कर रहे हैं कि BS6 का, आपने सुना होगा कि गाड़ी लेने जाते हैं तो BS6 अभी लेना है।
और सारे देश 10 पे चल रहे हैं, 12 पे चल रहे हैं, लेकिन इंडिया भी 6 पे चल रही है। क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बचा हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इनकरिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, कारपूलिंग करें। तो ऐसी चीज़ें इनकरेज करने के लिए अपन जो बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करें कि हिस्टोरिकल डिजास्टर्स क्या क्या हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में, जिसके वजह से पूरा इंडिया हिला। मतलब ऐसे समझो कि इंडिया में एक हॉट टॉपिक मुद्दा रहा है या फिर वर्ल्ड में ये मुद्दा रहा है। तो इसको समझते हैं हिस्टोरिकल डिजास्टर्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, 1984 की बात है, जो भोपाल में गैस का रिसाव हुआ, कंपनी सेटअप हुआ केमिकल्स का। तो हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, उतने बता देता हूँ जितने क्या क्या ऐसा पॉइंट्स हुआ डिटेल में। आप इंटरनेट पे जाके एक एक करके पढ़ सकते हैं अगर और पढ़ना चाहते हैं तो। जैसे लोकेशन क्या है इसका, भोपाल इंडिया में है। लीकेज क्या चीज़ का हुआ था? लीकेज मिथाइल, ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछा गया है। इवन मैं किसी एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो उसमें भी आया है ये। लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें से कौन सा गैस का लीकेज हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, ये याद रखिएगा। फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, किससे हुआ था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ठीक है। लेटर ओन बाय द डॉ केमिकल्स, ये इसको डॉ केमिकल्स ने बाद में इसको अपने अंदर ले लिया था। इम्पैक्ट क्या हुआ इसमें? माना जाता है कि एटलीस्ट 3787 पीपल का डेथ हुआ था। और इंजरी, यानी ऐसे समझो कि ये 4000 तो डेटा सिर्फ सरकार के गवर्नमेंट के अंदर में होती है। आप भी जानते हो कि इंडिया में उस टाइमिंग में डेथ कितनी रही होगी, क्योंकि शो करना, एक नंबर को शो करना सरकार को, और एक्चुअल में डेटा क्या होती है ये भी आप जानते हो। इंजरी कितने का हुआ? वन 150,000 से लेकर 600,000 तक का लोगों को क्या हुआ कि इंजरी हुआ, यानी इससे इफ़ेक्ट हुआ। वो लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहे। तो ये इसका एक मेन रीज़न रहा है। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है। कंसीडर द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनेजमेंट इज हिस्ट्री, यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी को वर्स्ट माना जाता है कि सबसे ख़राब अगर इंडस्ट्री मैनेजमेंट कहीं हुआ है तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो स्थान है हमारे और इंटरनेशनल देखते हैं, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन 1952। ये लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और इसका कॉज क्या था? सीवियर एयर पॉल्यूशन कॉज बाय कोल बर्निंग। अब एक ध्यान देना यहाँ पर, एक पॉइंट है कि अपन लोग कोयले जलाने से सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे कोल बर्निंग हुआ था, यानी कि कोयले को जलाया। कब? ये कोल्ड के मौसम में, यानी विंटर में इसको क्या किया कि कोयला जलाया, क्योंकि ज़्यादा आप जानते हैं कि लंदन जैसे शहरों में, यानी यूनाइटेड यूके जैसे देशों में ज़्यादातर टाइम टेम्परेचर डाउन ही रहता है, मतलब रूम टेम्परेचर से कम रहता है, यानी ऐसे समझो कि ठंडा रहती है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कोल बर्निंग हुआ, और इस कोल बर्निंग से लगभग इनिशियली तो 4000 लोग जो है एस्टीमेट माना जाता है कि डेथ हो गया। लेकिन जब रिवाइज एस्टीमेट किया गया, दोबारा से जब चेक किया गया कि कितने लोगों की डेथ हुई है, तो लगभग 12,000 लोग मारे गए। उसके बाद 6 डेज दिसंबर 4 से लेके 9 1952 को 1952 को सिग्निफिकेंस इसका क्या रहा? लेड टू क्लीन एयर लेड टू द क्लीन एयर एक्ट 1956 एक्ट लाया गया। यानी क्या हुआ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा? यानी सिग्निफिकेंस का मतलब ऐसे समझो कि उससे क्या लोगों ने सीखा और क्या इम्प्लीमेंट किया। तो वहाँ के लोगों ने क्लीन एयर एक्ट लाया 1956 में और पूरे यूके में लागू किया। और आपको क्लीन एयर एक्ट पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, क्लीन व्हाट इज़
द मीनिंग ऑफ क्लीन एयर इंडेक्ट एंड डिटेल से पढ़ लो वहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि ये थोड़ा और ज़्यादा बल्कि हो जाता, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। एक आइडिया दे देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, सेवर्ड लोब्स्क एंथ्रेक्स लीक, यानी ये भी एक प्रकार का लीकेज हुआ था, ऐसे समझो। और ये 1979 में हुआ था। ये सेवर्ड लोब्स्क जो हुआ वो कहाँ है, यूएसएसआर में है। कहाँ है, यूएसएसआर में। इसका कॉज क्या था, एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ एंथ्रेक्स स्पोर्स फ्रॉम द बायोलॉजिकल वॉरफेयर लैब, यानी कि एक लैब, वॉरफेयर लैब का मतलब होता है जहाँ पे कि आप लड़ाई की चीज़ों बनाते हैं, बायोलॉजिकल चीज़ों, एंथ्रेक्स। तो ऐसा समझो कि एक लैब जहाँ पे रिसर्च होता है, तो उस रिसर्च लैब से क्या हुआ, एंथ्रेक्स स्पोर बाहर आ गया और रिलीज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये माना जाता है कि एटलीस्ट 64 डेथ हुआ, मतलब 64 लोगों की डेथ हुई। और इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, लोग इससे क्या सीखे, एग्जाम्पल ऑफ रिस्क फ्रॉम द बायोलॉजिकल वॉरफेयर रिसर्च में। हमें लगता है कि यहाँ पे वेलफेयर होना चाहिए था, आई थिंक वेलफेयर रिसर्च, ये टाइपिंग में हो सकता है या टाइपिंग में एरर हो गया हो। बायोलॉजिकल वेलफेयर रिसर्च यानी कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च लैब होती है उससे भी लोगों की डेथ हो सकती है, ये भी एक प्रॉब्लम रहा है। उसके बाद है ड्रोना स्मॉग इंसिडेंट। ड्रोना स्मॉग इंसिडेंट कब हुआ, 1948 में, ये यूएसए में हुआ था। देखो इसका कारण क्या है, स्मॉग फ्रॉम द इंडस्ट्री एमिशंस ट्रैप्ड बाय द वेदर कंडीशन, यानी वेदर में क्या हुआ कि इंडस्ट्री से जो स्मॉग निकलते हैं उसको वेदर ने ट्रैप कर लिया, अपने अपने पार्टिकल्स, वेदर के जो ड्रॉपलेट्स होता है वो अपने पास कर लिया, और इससे सांस लेने की समस्या होने लगी और लोगों को सांस लेना बंद हो गया। और इससे माना जाता है कि 20 लोगों की डेथ हो गई, और इसमें इंजरी क्या हुआ, लगभग 7,000 लोग अफेक्टेड हो गए इससे। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, इन लोगों ने इससे क्या सीखा कि हाईलाइटेड द नीड फॉर द स्ट्रिक्ट एयर पोल्यूशन कंट्रोलर इन यूएसए, यानी कि यूएस में एक सिस्टम बैठाया गया ताकि इस चीज़ को कंट्रोल कर सके। अब हम बात करते हैं अपनी इंडिया की, जो इंडिया में हम अपन जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रहा है, और मैक्सिमम कितने जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, 500। इसका मतलब ये हो गया कि ये सीवियर कंडीशन में था, सीवियर कंडीशन में था, अभी भी है। तो केस स्टडी की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, मैं जो डेटा उठाया हूँ वो नवंबर 2024 का डेटा उठाया हूँ। की पॉल्यूटेंट्स की बात करो कि दिल्ली में कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, तो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर में 2.5 भी है और 10 भी है। इसका सोर्स क्या है, तो वेहिकुलर एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, बायोमास बर्निंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, कॉजेज द रेस्पिरेटरी। इसका कॉज क्या है, यानी कि ये इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, कॉजेज द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट से रिलेटेड, रिड्यूसेस द विजिबिलिटी, यानी आँखों से देखना कम हो जाएगा, इंक्रीजेस द मोटिलिटी रेट। मोटिलिटी रेट को ऐसे समझिए कि मरने की संख्या क्या होगी कि धीरे धीरे इंसानों का मन लाखों में, मोटिलिटी रेट जो है ना वो लाखों में काउंट होता है। तो मोटिलिटी रेट जो होगा वो क्या होगा कि बढ़ने लगेगा। कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार में लाखों मर जाएंगे, मतलब मीन्स कहने का मतलब क्या है कि लोगों की मरने की संभावना बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करो, वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिला है। तो इसका भी सोर्स क्या है कि वेहिकुलर ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल कंबसन, पावर प्लांट्स। और इसका इफेक्ट क्या रहा है, मतलब कि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड है दिल्ली में तो इससे क्या 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 प्रॉब्लम हो सकता है, तो कंट्रीब्यूट्स टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स लाइक ओजोन। और ये
ओजोन की तरह काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है कि बर्निंग ऑफ कोयल, ये कोयले को बर्न करने से आएगा। इन थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्री, इससे आएगा। इसका रीज़न क्या है, इसका कॉजेज़ क्या है कि कॉजेज़ कराएगा एसिड रेन, रेस्पिरेटरी इलनेस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब हुआ कि इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ को, जो भी चीज़ें हैं वो सब को क्षति पहुंचाएगा, सही नहीं रखेगा। तो आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो अपन को बताया कि सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स अगर कोई इन्वायरमेंट में है तो यही जनाब है। इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स, ये क्या होता है कि इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या है, इनकम इनकम्प्लीट कंबसन, यानी कि आपने कार्बन जितना फ्यूल्स में जलना चाहिए था उतना नहीं जला और वो इनकम्प्लीट बाहर हो गया, इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी ऑफ द ब्लड। ये क्या होता है ना कि ब्लड में जाके घुल जाता है, मिल जाता है, यानी जहाँ पे आपको ब्लड आप ऐसे समझो कि हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट कराने का काम करता है। यानी एक जगह से दूसरे जगह हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होते हैं, थोड़ा सॉरी माफ़ करना, इसको सही ढंग से करते हैं। क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो, उसका काम होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो एक जगह से दूसरे जगह अब वो क्या करेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा कि वो ब्लड में जाके घुल जाता है, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता है, जिससे क्या होता है कि पूरे बॉडी में स्ट्रेन आएगा, हेडेक आएगा, और इससे इंसानों की डेथ भी हो सकती है, और इसमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यानी दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं लंबे समय से, उनको ये बात की बहुत डर है कि उनको हार्ट अटैक आने की, ऐसी चीज़ें, हेडेक आने की, स्ट्रेन आने की संभावना, डिप्रेशन में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन, वहाँ पे ओजोन भी है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन NOx, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराओगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विथ वाटर, तो ये जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाता है। जो ओजोन भी एक एग्जांपल है, पैन भी है, लेकिन यहाँ पे पैन शायद नहीं लिखा गया है क्योंकि है ही नहीं। अच्छी बात यह है कि पैन नहीं है, लेकिन हर एक क्वालिटी का दिल्ली में हर एक क्वालिटी का पॉल्यूटेंट्स है। यानी आप देखो मैंने क्या क्या लिखा है, पहले लिखा है आपको पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। दूसरा लिखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्राइमरी है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी प्राइमरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी प्राइमरी है, ओजोन सेकेंडरी है, अमोनिया प्राइमरी है। तो लगभग में सारे पॉल्यूटेंट्स दिल्ली के एयर में प्रेजेंट है, जो किसी इंसान को डेथ कराने के लिए बहुत ही आसानी से ये सारे प्रेजेंट है, सारे सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद वॉक्स भी है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका सोर्स क्या है, इंडस्ट्री इमिशन, व्हीकुलर एग्जॉस्ट एंड यूज ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का यूज होना, इंडस्ट्री में इमिशन होना। कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ का है, इसमें क्या इफेक्ट डालेगा, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन एज स्मोक। देखो ओजोन अपन के लिए क्या है ना, पॉजिटिव थिंग भी है और निगेटिव भी है। अगर ओजोन 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है तो उसको अपन लोग मानते हैं कि ये एक प्रकार का अच्छा ओजोन है, यानी ये अपन को अल्ट्रावायलेट रेड से बचाएगा। लेकिन जो ओजोन अपन के अर्थ लेयर के पास में है उसको हम लोग बोलते हैं बैड ओजोन, यानी वो ओजोन नहीं होना चाहिए। वो हीट को ट्रैप करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा, एयर पॉल्यूटेंट्स रखेगा, तो वो बैड ओजोन होता है। और ये जो है ना वॉक्स से आता है। तो वॉक्स में क्या होगा कि ग्राउंड लेवल ओजोन और स्मॉग बनाएगा, जो अपन जानते हैं कि दिल्ली में हमेशा स्मॉग रहता है। तो ये भी एक प्रकार का, यानी कि 7 प्रकार के पॉल्यूटेंट्स मेजरली पाए जाते हैं दिल्ली के अंदर। और भी हैं लेकिन मेजर जो है ना ये 7 है।
जो पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, दिल्ली में पॉल्यूशन होने का रीज़न क्या है, जो टॉपिक है और इसके बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि क्या रीज़न है, अगर रीज़न नहीं जाने तो क्या जाने। व्हीकुलर इमिशन पहला है कि दिल्ली में दिल्ली हैज़ ओवर 10 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल, यानी 10 मिलियन के आसपास तो रजिस्टर्स हैं, और अनरजिस्टर्ड तो आप जानते ही हैं कि इंडिया है। आप हर 100 बंदे में से हमें लगता है कि हमें अकॉर्डिंग टू मी एंड नॉट, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि उसमें से 20 ऐसे बंदे भी होंगे जिनका व्हीकल्स जो होगा वो रजिस्टर नहीं होगा। इट्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द सिग्निफिकेंटली टू द एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन दिल्ली इमिट्स पॉल्यूटेंट्स विदाउट एडेक्वेट पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि उनके पास कोई डिवाइसेस नहीं है तब भी वो चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन डस्ट। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेमोलिशन यानी कि आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले एक ट्विंस टावर जो सरकार के अंदर में अवैध ज़मीन पे बनाया गया था, ट्विंस टावर को डिमोलिस्ट कर दिया गया, उससे डस्ट बना, और वो डस्ट का कंट्रोल नहीं है, वो सालों लग जाएंगे उस डस्ट को अर्थ पे आने में, यानी कि अर्थ के सॉइल में मिलने में सालों लग जाएंगे, वो बैठने वाला नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार बार बार इसको कंट्रोल कर, डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव करती है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में कोई सक्सेसफुल नहीं है वहाँ पे। उसके बाद है स्टबल बर्निंग इन नाइबरिंग स्टेट। रीज़न क्या है कि एक सबसे बड़ा तो रीज़न ये भी है कि आसपास के जो जगह है उसमें क्या होता है कि पराली जलाई जाती है। पराली आप ऐसे समझो कि अपने यहाँ जो धान की खेती होती है, जो रेसिड्यू बच जाते हैं लास्ट में धान निकालने के बाद, उसको पराली बोलते हैं। तो वैसी चीज़ें क्या होता है कि ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर फार्मर्स इन पंजाब हरियाणा बर्न क्रॉप्स रेसिड्यू कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द PM 2.5 लेवल्स, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल को बढ़ाने का काम करती है। यानी कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का एक सबसे बड़ा रीजन आसपास के जगहों में पराली का जलाना है। अगर ये बंद नहीं हुआ तो, और दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक जगह का एयर एक्यूमुलेट होती है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि वहाँ पे चारों तरफ से एयर आके, ऐसे समझो कि इस तरफ से हिमालय रीजन से एयर जाती है, एयर टकरा के आती है, और इस साइड से राजस्थान साइड से ये एयर जाती है, और ये एक्यूमुलेट होती है दिल्ली के जगहों में। ये भी एक रीज़न है कि जहाँ पे एयर का एक्यूमुलेशन होना और वहाँ से एयर का दूसरे जगह पे नहीं जाना, और आसपास के जगह में अगर पराली जलाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं घूम फिर के यहीं आएगी, दिल्ली सेंटर में आता है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेस्ट बर्निंग का भी है। नेक्स्ट क्या है, वेस्ट बर्निंग की यानी ओपन बर्निंग ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। यहाँ पे जैसे भी प्लास्टिक को जला दिया जाता है तो उसका भी कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण टॉक्सिक इमिशन होता है। वहाँ पे बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। अब इंडिया में सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे लोग प्लास्टिक जमा करते हैं, माचिस खरीद के लाते हैं, वो आग लगा देते हैं, सबसे बड़ा रीज़न इस पे। और बाकी ऐसे जगहों देशों में अगर आप ऐसा करते हैं तो 7 साल 8 साल, इवन आपको उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जिनको भी मन हुआ प्लास्टिक जमा किए, माचिस लाए, आग लगा दिए, बात ख़त्म, सब समाप्त हो गया। लेकिन इससे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ती है, और सारे देशों में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि मेट्रोलॉजिकल लो विंड स्पीड, वहाँ पे विंड का स्पीड लो है। टेम्परेचर इन्वर्जन ट्रैप पॉल्यूशन, यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर वो इन्वर्जन कंडीशन में है, पॉल्यूशन को ट्रैप करता है अपनी तरफ, सरफेस की तरफ। और एग्जारबेटिंग पॉल्यूशन लेवल ड्यूरिंग विंटर, यानी कि विंटर में आके, तो मैंने भी बताया कि वहाँ पे एयर आके जमा हो जाती है और वहाँ से बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण वो और लेवल बढ़ जाता है। तो अक्टूबर नवंबर जैसे टाइम में
दिल्ली का एयर पॉल्यूशन इंडेक्स पीक पे होता है, यानी कि 427 आउट ऑफ 500। इसका मतलब हुआ कि वेरी सीवियर कंडीशन, यानी इससे इससे सीवियर कुछ चीज़ हो ही नहीं सकता है। आप ऐसे समझो कि अभी क्या हुआ कि मुझे उनका नाम नहीं याद है, जो अभी प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने इंटरव्यू लिया था चैनल पे, उनके चैनल पे एक बंदा बाहर से इंटरव्यू देने के लिए आया। तो क्या हुआ कि वो अपने साथ ना एयर क्वालिटी इंडेक्स मशीन रखे हुए था। उसने चेक किया, उसको लगा कि मुझे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स सही नहीं है। वो बंदा इंटरव्यू दिया नहीं और वहीं पे इंटरव्यू छोड़ के चला गया। आप सोचो कि दिल्ली जो मेरा अपन का देश का कैपिटल्स है, उस देश में दूसरे देश के लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए और ये देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया का सबसे गंदा स्थिति में है और यहाँ से वो चले जाते हैं। यह अपन लोगों के लिए सही बात नहीं है। जाके देखना उनके चैनल पे, जिन्होंने पीएम का कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिया था। उसके बाद एक बंदा आया इंटरव्यू देने के लिए, वो होगा इंटरनेट पे डाला है उन्होंने। उसके बाद है फायरवर्क्स। ये भी एक माना जाता है, लेकिन हमें लगता है कि ये एक मेन पॉइंट कंसर्न नहीं है। बहुत सारे और भी रीजंस हैं इसमें। क्रैकर्स उसमें से एक हो सकता है, और भी रीजंस है। फायर बर्निंग भी है। वहाँ पे क्या करते हैं ना कि ओपन इंडस्ट्री वेस्ट भी चलता है। ओपन इंडस्ट्री वेस्ट का मतलब हुआ कि आपको कोई भी चीज़ रिसाइकिल करना है तो उसके लिए ओपन इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं गैसेस को। ये भी एक रीज़न है। तो बहुत सारे रीज़न है दिल्ली के पॉल्यूशन होने का। अगर हम बात करें कि इंडिया में सिर्फ पेपरों में, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ये हम आई एम वॉट वी आर द सिविल इंजीनियर्स। और अपन जानते हैं कि कुछ चीज़ें सिर्फ पेपर पे रह जाती हैं। ये एक्ट सिर्फ पेपर पे रह गया और ये काम नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इंडिया में ऐसी चीज़ें सिर्फ पेपर पे ही रह जाती है। हमारे देश में आप खुद सोचो कि जो व्यक्ति एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो खुद हेड रह चुके हैं, इनके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो, इंडिया का ही बात है, हेड रह चुके हैं। वो इंसान लास्ट में उनका डेथ हो जाता है, इसलिए कि वो धरना पे बैठे बैठे सरकार को मनाते रह गए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जितनी पेड़ कट रहा है, ये सब सही नहीं हो रहा है। और वो बंदा धरना पे बैठे बैठे उनका डेथ हो जाता है। उनके बारे में भी जाके पढ़ना। वो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अभी डिटेल तो नहीं बता सकता क्योंकि टाइम नहीं है। तो एयर इंडिया में प्रिवेंशन एक्ट क्या लाया गया, आप समझते हैं इंडिया में कि कौन कौन से एक्ट लाया गया। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट लाया गया 1981 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू प्रिवेंट कंट्रोल एंड रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। इसका प्रोविज़न क्या था, इस्टेब्लिश ऑफ सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका नाम है सीपीसीबी। सीपीसीबी के ही शायद वो चेयरमैन थे या चेयरपर्सन थे, एक बार देख लेना, जिन्होंने अपना धरने पे बैठे बैठे उनका डेथ हो गया। उसके बाद है एसपीसीबी। ये सब बॉडी बनाया गया जो अलग अलग इस पर कंट्रोल करे, मेजर करे। अथॉरिटी टू सेट द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटर compliances, prohibition of industry causing air pollution without prior consent। ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री पर रोक लगाना, जो एयर पोल्यूशन होता है उस पर कंसेंट करना, उस पर सही डायरेक्शन देना। लेकिन इंडिया में ये चीज़ें शायद काम नहीं कर रही है। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दूसरा लाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इसके बारे में आप देख सकते हो। अब मुझे लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही बल्कि हो गया है। मैं सारे टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, आप एक बार रीड कर लेना। मैंने जो मेन टॉपिक थे वो सारे लगभग कवर कर दिए हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया इसके बारे में। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया था। उसके बाद आया था फैक्ट्री एक्ट 1948 में अमेंडमेंट हो गया था। उसके बाद है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक्ट 2010 में आया है।
तो ये लगभग मैंने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट जो मेजर टॉपिक है उसको कवर कर दिया। तो होप एयर पोल्यूशन की जो मेजर अपन के दिमाग में चलता रहता है कि एयर पोल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबल इंडिया में, इससे कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। तो मैंने इन सभी टॉपिक को कवर कर दिया। होप ये टॉपिक अपन लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। और मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने एक टॉपिक पे कर दिया तो आप लोगों का भी बनता है, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक चल रहा है तो शेयर करो, बनाओ वीडियो, अपन को शेयर करो। वेलकम है आपका। थैंक यू।